हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद पीके। इससे पहले हमने दो नदी पढ़ी हैं, सिंधु गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसी प्रकार आज की हमारी नदी है सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। तो जिस प्रकार हमने पढ़ी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है गंगा नदी है, तो आज की हमारी महत्वपूर्ण नदी है हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली सिंधु नदी। तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो भारत से बाहर है, तिब्बत में। तो तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलती, या फिर हिमनद पूछे बोखरचो हिमनद, या यदि पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आएगा कैलाश पर्वत श्रृंखला। कि सिंधु नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? कैलाश पर्वत श्रृंखला। बोखरचू हिमनद और झील पूछे तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। जब तिब्बत में यह बहती है तो इसे कहा जाता है शेरमुख। शेरमुख, या इसका दूसरा नाम है सिंगी बखान। सिंगी बखान। कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख या सिंगी बखान नाम से जाना जाता है। तिब्बत को पार करके जब यह भारत में प्रवेश करती है तो दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। कि कहां से प्रवेश करती है? तो दमचोक नामक स्थान से यह प्रवेश करती है। दमचोक नामक स्थान है लद्दाख में। इसके बाद यह नदी जब आगे बढ़ती है तो इसके महत्वपूर्ण एक शहर है लेह। कि लेह किस नदी के किनारे है? तो लेह है सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी लद्दाख को पार करके पीओके वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, और पीओके नामक स्थान है, वहां पे एक जगह है बुंजी। तो गिलगित में यह बुंजी गारज का निर्माण करती है। कि बुंजी गारज का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो जो पीओके वाला क्षेत्र है उस स्थान पर सिंधु नदी एक गारज का निर्माण करती है। उस गारज का नाम है बुंजी। गिलगित को पार करके नदी जब यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान में यह नदी प्रवेश करती है चिल्लड़ नामक स्थान से। चिल्लड़, पाकिस्तान में एक जगह है चिल्लड़ नामक स्थान से यह नदी प्रवेश करती है। आगे जाने के बाद चिल्लड़ को जब यह नदी पार करती है तो आगे एक जगह है अटक। जगह का नाम है अटक। अटक क्षेत्र से यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों में प्रवेश कहां से करती है? तो सिंधु नदी अटक में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में चिल्लड़ से प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है दमचोक। जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इसके किनारे एक शहर है पाकिस्तान में हैदराबाद। पाकिस्तान में एक शहर है हैदराबाद। मिथनकोट और कराची के निकट यह अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है कराची के निकट। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। लेकिन 2880 किलोमीटर में से यह लगभग 1114 किलोमीटर भारत में बहती है, बाकी ये पाकिस्तान में बहती है। तो यह है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। इसे कहा जाता है पाकिस्तान की जीवन रेखा। कि भी कौन सी नदी है जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा गया है?
पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बहती है, पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी सिंधु और पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी है। अब हम पढ़ते हैं कि सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको कहा जाता है पंचनद, 5 नदियों का संगम कहा जाता है। तो जो 5 नदी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो नदी हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी में कौन कौन सी मिलती हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज। ये 5 नदियां पहले अलग अलग जगहों पर आपस में मिलेंगी। इन 5 नदियों की एक नदी जाकर सिंधु में मिलती है। तो इनमें पढ़ते हैं, सबसे पहले है झेलम नदी। ये झेलम नदी, तो जो झेलम नदी का उद्गम स्थल है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में है वेरीनाग झील। वेरीनाग झील से झेलम नदी का उद्गम स्थल है। जब यह वेरीनाग झील से निकलकर आगे बढ़ती तो अपना जल वुल्लर झील में गिरा देती है। वुल्लर झील है जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। वुल्लर झील के बाद यह जब आगे बढ़ती है तो इसके किनारे है श्रीनगर। कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो श्रीनगर है सिंधु नदी के किनारे। और यह नदी झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाते हुए भारत को पार करके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अगली नदी पढ़ते हैं हम चिनाब। चिनाब नदी, तो जो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है ये है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा हिमाचल। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा, हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं। बारालाचा जो दर्रा है, यहाँ से जो 2 जल धाराएं निकलती हैं, उन जल धाराओं का नाम है भागा और चंद्रा। भागा और चंद्रा 2 जल धाराएं निकलती हैं। और यह हिमाचल में एक जगह है तांडी, तांडी पर दोनों आपस में मिलती हैं, वहीं पर इसको कहा जाता है चिनाब। तांडी नामक स्थान पर जब भागा और चंद्रा आपस में मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है चिनाब। तो आगे बढ़ते हैं, यह है बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम स्थल है। और यह नदी आगे बढ़ती जम्मू कश्मीर को पार करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और जो झेलम नदी है वह आकर चिनाब की सहायक नदी बनती है। चिनाब की सहायक नदी बनती है। अगला है रावी नदी। तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है, रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा हिमाचल में। रोहतांग दर्रा हिमाचल में है रावी नदी का उद्गम स्थल। तो रावी नदी हिमाचल और जम्मू कश्मीर से बहती हुई चिनाब नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो झेलम भी चिनाब की सहायक नदी है और रावी भी सहायक नदी है चिनाब की। अगला है व्यास नदी। हिमाचल में एक जगह है व्यास कुंड। व्यास कुंड से एक नदी निकली जिसका नाम है व्यास, इसलिए व्यास। तो हिमाचल से निकलने के बाद यह नदी पंजाब में हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलुज की सहायक नदी
बन जाती है। अगली नदी है पंचनद की सबसे महत्वपूर्ण सतलुज। अगली नदी है सतलुज। तो जो सतलुज नदी है इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास एक झील है राकसताल झील। राकसताल झील मानसरोवर झील है, ठीक इसके पास में एक दूसरी झील है राकसताल झील। राकसताल झील से यह निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद यह शिवकिला एक दर्रा है हिमाचल में। शिवकिला दर्रा हिमाचल से भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल में प्रवेश करने के बाद यह नदी हिमाचल को पार करके पंजाब में बहती हुई आगे चलकर सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। तो जहां पर हरिके विराज नामक जो स्थान है वहां पर जो व्यास नदी है यह आकर मिलती है सतलुज में, और यहां पर जो अपनी चिनाब बची थी यह आकर मिलती है सतलुज में। और सतलुज नदी आगे जाकर मिलती है मिथनकोट के पास सिंधु नदी में। तो यह है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो इनमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज, 5 प्रमुख सहायक नदी हैं। और यहाँ पर ये टोटल 6 नदी हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में। 1960 में विश्व बैंक की सहायता से एक समझौता हुआ था जिसे कहा जाता है सिंधु जल समझौता। जिसे कहा जाता है सिंधु जल समझौता। इस समझौते के अनुसार यहाँ पर जो टोटल 6 नदी हैं, ऊपर वाली जो 3 नदी हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इस समझौते के अनुसार जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं सिंधु है, झेलम है, चिनाब, तो भारत इन 3 नदियों का केवल 20% जल प्रयोग कर सकता है। 20% कि भाई सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु है, झेलम है और चिनाब नदी का कितना जल प्रतिशत प्रयोग कर सकता है? तो यहाँ पर भारत केवल 20% जल प्रयोग कर सकता है। बाकी जो 3 नीचे की नदियां हैं इनका भारत प्रयोग करेगा 80%, 20% करेगा पाकिस्तान। तो 3 नदी है नीचे वाली हैं व्यास, सतलुज और रावी, इनका प्रयोग भारत करेगा 80%। जो ऊपर वाली नदी है 3 इनका भारत करेगा 20%। तो सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये तो है वह प्रमुख नदी जो इसमें बाईं ओर से मिलती। अब हम पढ़ते हैं दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कि इस क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां आएंगी। तो इस क्षेत्र से जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सिंधु में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड से जो आती है वो कौन कौन सी हैं? तो इनमें प्रमुख नदी है सहयोग, सहयोग, हुंजा, हुंजा, काबुल, गिलगित, सवात, गोमूल, कुंदर, कुंदर। तो यह यहाँ पर अनेक सिंधु नदी की प्रमुख नदियां हैं। कुंदर है, गोमूल है, सवात है, काबुल है, गिलगित है, भुजा है, सहयोग। तो यह जो अपवा तंत्र है इसे कहा जाता है सिंधु नदी का अपवा तंत्र। और लगभग यह 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु नदी तंत्र है लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है।
आशा करता हूँ कि आज जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा।